गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं और अब तक हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर वह चिड़िया जो एक कविता पढ़ ली है, जिसे हमने 3 लेक्चर में पूरा किया था। और वहीं हम 2 लेक्चर बचपन कहानी के भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने जो बचपन कहानी में पढ़ा था वो कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं उनके बचपन की अविस्मरणीय घटनाएं हम पढ़ रहे थे। जो बच्चों हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा। कि वो अपने बचपन की उन घटनाओं के बारे में बताती हैं कि उन्होंने बचपन में कैसे कैसे रंगों की फ्रॉक पहनी थी, वो कैसे रिबन अपने सर में लगाती थी, नीले पीले गुलाबी इस तरह की वो फ्रॉक पहनती थी जिनमें झालर होती थी, फर होती थी। और वहीं उन्होंने आगे बताया है कि इतवार को वो अपने मोजे धोते थे, जूते पॉलिश करते थे। शनिवार को उन्होंने ऑलिव ऑयल पीने का एक नियम उनके घर वालों ने बना रखा था कि नियमित रूप से उन्हें ऑलिव ऑयल एक मात्रा निश्चित थी कि ये ऑलिव ऑयल की पीनी ही है और वो उन्हें पीनी पड़ती थी, क्योंकि उनका मानना था ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हार्ट की गतिविधि को बनाए रखता है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि किस तरह से हिमाचल में जो शिमला बसा हुआ है वहाँ रहते हुए उन्होंने किन किन चीज़ों को खाने में अपना बचपन व्यतीत किया था। वहीं वो बचपन की याद को तरोताज़ा करते हुए बताती हैं कि बचपन में उन्हें कुल्फ़ी, आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, लेकिन आज इन सब के रूप बदल गए हैं। तो वही लेखिका कहती हैं कि वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट उन्हें बहुत पसंद थी, उन्हें पेस्ट्री मज़ा देती थी और ब्राउन ब्रेड वो अक्सर खाया करते थे। वहीं कहीं ना कहीं उन्हें काफल फल सबसे अच्छा लगता था और वो चेस्टनट यानी अखरोट बहुत मज़े से खाते थे, उसे आग में सेक कर। और वो आगे बताती हैं कि चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो ये वो बचपन की यादें हैं। बच्चों, आपने अपने बचपन में कभी ठेले पे शायद चूर्ण बेचने वाला देखा हो कि जो ऐसे चूर्ण का एक जैसे अमचूर टाइप का एक वो चूर्ण का एक ढेला बनाकर ठेले पर लेकर आता है और 2 रुपये 3 रुपये में वो चूर्ण बांटता है। हमने भी बचपन में ऐसे चूर्ण बहुत खाए हैं। उस समय ठेलों पर इमलियाँ बिका करती थी। इमली और चूर्ण खाने में बड़े खट्टे मीठे अच्छे लगते थे। तो ये लेखिका उन्हीं चूर्ण की बात करती है। वहीं वो बताती है कि चना जोर गरम जो एक कौड़ में विशेष प्रकार से जैसे मेहंदी का कौड़ होता है उस प्रकार के कौड़ में बनाकर जो चना जोर गरम दिया जाता था वो उन्हें स्वाद में बड़ा अच्छा लगता था। तो लेखिका ने यहाँ इन बातों को स्पष्ट करते हुए आगे बताया था कि वो छुटपन में यानी अपने बचपन में जब शिमला में घोड़ों की सवारी करती थी तो उन्हें उन घोड़ों में कहीं ना कहीं एक कमी नज़र आती थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनके ननिहाल के घोड़े थे वो बहुत हृष्ट-पुष्ट थे और बड़े ही खूबसूरत हुआ करते थे। उनकी बात फिर कभी और में स्पष्ट की जाएगी। यहाँ उन्होंने ये बात कहकर अपनी बात पूरी कर दी थी। तो बच्चों, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। उसके आगे हमने सूर्यास्त का वर्णन भी पढ़ा था कि किस तरह से लेखिका ने शिमला के सूर्यास्त का जो स्कैंडल पॉइंट से साफ दिखाई देता है वहाँ के सूर्यास्त का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है कि शिमला में जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ पर सूर्यास्त कितना सुंदर दिखाई देता है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। तो गहराने का मतलब है चमकने लगे हैं या स्याह काले होने लगे हैं। कि गहराने शब्द का मतलब है बच्चों यहाँ पर काले होने लगे हैं। गहराने का मतलब है काले हो गए। तो ये काले क्यों हो गए हैं? क्योंकि सूर्यास्त हो गया है। अब सूर्यास्त हो गया है इसलिए
पहाड़ों का रंग भी काला काला दिखाई दे रहा है। देखते देखते बत्तियां जलने लगी और रीस पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल। अब यहाँ पर एक कोलाहल शब्द का प्रयोग है, एक शोर शराबा। सूर्यास्त का दृश्य तो सुंदर दिखाई देता ही है, साथ ही रीस पर उस जगह पर जो एक रौनक है उसका कारण है मॉल की दुकानों की चमक, अर्थात वहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं वो दुकानें भी वहाँ की रौनक बढ़ाती हैं, क्योंकि शाम के समय लोग वहाँ पर सामान खरीदने के उद्देश्य से या शॉपिंग करने की दृष्टि से पहुँचते होंगे। सर्वर स्कैंटन पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब यहाँ बच्चों एक बहुत बड़ी बात है कि ये सर्वर शब्द का प्रयोग इन्होंने एक दो बार किया है, लेकिन ये सर्वर क्या है ये पूरी कहानी में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कोई कहानी या कोई डायरी इस तरह की लेखन लिखते हैं तो उसमें हम किसी को संबोधित करते हैं। तो शायद यहाँ लेखिका ने सर्वर नाम से अपने किसी मित्र को या अपने किसी गुरु को या अपने किसी ऐसे अन्यतम सखा को या अपने परिवार के किसी सदस्य को संबोधित किया हो, लेकिन कहीं भी पूरी कहानी में ये बात नहीं बताई गई है कि ये सर्वर कौन है। तो हमें केवल अंदाजे ही लगाने हैं कि ये सर्वर कौन हो सकते हैं। ये उनका कोई मित्र भी हो सकता है, उनके गुरु भी हो सकते हैं, उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, या जिनसे वो बहुत अधिक प्रेम करती हैं और अपनी सारी बातें बांटती हैं, ये वही हो सकते हैं। तो सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब लेखिका याद कर रही है कि स्कैंडल पॉइंट जो है उस स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान थी जिसके सामने शिमला कालका ट्रेन का, कालका एक ट्रेन है तो शिमला से कालका तक चलती है, कालका दिल्ली में है। तो शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन है। एक और लालटीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब बताइए बच्चों, आप अपने बचपन की क्या कोई इतनी सुंदर तस्वीर को अपने मस्तिष्क में ऐसे उतार सकते हैं जैसे लेखिका ने इस कहानी में लिखा है। कितनी अलग हटकर ये बात है कि लेखिका ने एक दुकान में टंगी हुई एक तस्वीर देखी थी, उस तस्वीर का सुंदर चित्रण यहाँ किया है जो उन्होंने एक शिमला से कालका चलने वाली ट्रेन, ये ट्रेन का नाम है जो शिमला से कालका चलती है, उस ट्रेन का सुंदर पिक्चर किसी दुकान में लग रहा था और वो दुकान में कैसी उसकी सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किया है कि निश्चित ही ये बात स्पष्ट करती है कि लेखिका की उस समय की स्मृति बहुत ही सहज और बहुत ही अनुपम थी, जिसको हर कोई व्यक्ति याद नहीं रख सकता है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। अब ये गाड़ी उन्हें याद क्यों है बच्चों? क्योंकि उस सदी में सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी जो थी वो यही थी जिसे शिमला कालका ट्रेन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। अब होता ये कि दिल्ली में जब भी कहीं ना कहीं हवाई जहाज़ों की आवाज़ आती थी तो बच्चे हवाई जहाज़ देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। ये बचपन बच्चों, हमारा बचपन भी था जब हम भी बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनते थे तो ऐसे ही आकाश को निहारते रहते थे और ऐसा लगता था कि कहीं हमें हवाई जहाज़ दिखाई दे जाए। यद्यपि उसको देखने से इतना सुकून मिलता था जैसे कि उस हवाई जहाज़ में हम ही यात्रा कर रहे हों। बच्चों ये बचपन है, इस बचपन में हर घटना ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि जीवन में किसी प्रकार के संघर्ष का हमें आभास है ही नहीं। और हो भी क्यों, कम से कम जीवन का एक पहर तो ऐसा हो जिसमें हम संघर्षों से मुक्त रहें। हमारे आज के जीवन में जो संघर्ष हैं उनसे बचपन कहीं परे होता है
और उस बचपन को बच्चों अपने पूरे आनंद के साथ जीना चाहिए। मेरे हिसाब से कभी भी किसी बच्चे के बचपन को काम में या किसी प्रकार के परिश्रम में ना लगाते हुए उन्हें बड़ी सहजता के साथ अपने आनंद को उठाने देना चाहिए। आज जो बहुत छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में भेजकर हम उनका बचपन छीनते हैं, ऐसा करना कहीं भी उचित नहीं है। उन्हें सहजता के साथ कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक कम से कम अपने घर में बड़े आनंद से अपने बचपन की यादों को समेटने देना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चे उन्हें देखने के लिए, यानी हवाई जहाज को देखने के लिए बाहर दौड़ते दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। अब वो हवाई जहाज उन बच्चों को कैसा दिखाई देता था? एक भारी भरकम यानी बहुत अधिक बड़े शरीर वाला पक्षी आकाश में उड़ रहा हो और उसके पंख फैले हुए हों। यह देखो और वह गायब। यहाँ तो देखा और इतनी ही देर में वो आंखों से ओझल हो गया। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। अब यहाँ लेखिका किसका वर्णन कर रही है कि जहाँ उसके गाड़ी की दुकान थी, जहाँ उसने ट्रेन और उसके मॉडल का सुंदर वर्णन किया है, वहीं वो बता रही है कि एक दुकान और भी थी। और वो दुकान किसकी दुकान थी? एक चश्मे वाले की दुकान थी जिससे उसने सबसे पहले चश्मा बनवाया था। बच्चों, आपकी जो एक कहानी है इसके पीछे लेखिका का एक चित्र भी दिया हुआ है। उस चित्र में उन्होंने आँख पर चश्मा लगा रखा है। वो चश्मे वाला चेहरा जो है कुछ अपने आप में निराला और अनुपम चेहरा है जो उनकी एक अलग ही पहचान बनाता है। और कहीं भी आप उस तस्वीर को देखेंगे तो आने वाले समय में आप पहचान जाएंगे कि कृष्णा सोबती की तस्वीर है। तो ये तस्वीर उनके बचपन में ही उनको एक ऐनक मिल गया था, अर्थात उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। बच्चों, आंखें कैसे कमज़ोर होती हैं, यहाँ ये भी संदेश दिया गया है। तो यह दुकान जो उसने बचपन में चश्मा बना था, वहाँ आँखों का डॉक्टर अंग्रेज था। अब देखिए, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा का मतलब है अजीब सा या अखरना। तो यहाँ अटपटा शब्द है, अटपटा यानी अजीब सा। कि आपको कुछ अच्छा ना लगे, कुछ अलग सा लगे। तो वो शुरू में जो उन्होंने चश्मा पहना, उस चश्मे से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है। तकलीफ़ यानी परेशानी। अब हुआ ये कि अंग्रेज डॉक्टर ने उसकी आँखों पर एक चश्मा लगा दिया और उनसे कहा, जो भी उनको देखते वो उनसे क्या पूछते कि आँखों में कोई तकलीफ़ है। तकलीफ़ का मतलब परेशानी। अब निश्चित है बच्चों, कितना अजीबोगरीब प्रश्न है ये। जब किसी ने नज़र का चश्मा लगा रखा है तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि उसे आँखों में परेशानी है। तो हमें ये पूछने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है कि आँखों में कोई परेशानी है क्या। तो यहाँ भी ये बात कही जा रही है कि वह कहती है कि हर व्यक्ति जो उसे देखता वो उससे कहता कि आँखों में कोई तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब जो कोई लेखिका के सामने आता वो उसे उपदेश देकर चला जाता कि दूध पीना चाहिए, ऐनक उतर जाएगा। और ऐनक यदि लंबे समय तक लगाती रहोगी तो निश्चित ही ये ऐनक जल्दी उतर जाएगा। अब ये डॉक्टर साहिब की जो बात थी उसको वो दोहराती रहती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति उसके सामने आता और उससे ये कहता कि आँखों में तकलीफ़ है, तो ये लेखिका को बात अच्छी नहीं लगती और वो उस डॉक्टर की बात को ही दोहराने लग जाती। वैसे डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन
चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन यानी विश्वास। आश्वासन का मतलब होता है बच्चों, आश्वासन यानी विश्वास। होना कि यहाँ आश्वासन का मतलब क्या है कि लेखक ने पूरे विश्वास के साथ ये बात उससे कही थी कि यदि तुम नियमित रूप से चश्मा लगाती रहोगी तो आपका चश्मा जल्द ही उतर जाएगा। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब लेखिका स्वयं को इसकी जिम्मेदार मान रही है। आप इसको ध्यान से सुने। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब उसका एक चचेरा भाई, वो भी आसपास ही कहीं रहता था। शिमला की ये बड़ी सुंदर रचना है। अब यहाँ पर लेखिका ने अपने बचपन की वो बात बताई है कि चश्मा कब लगता है आँखों पर, जब हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम खुद जब आँखों को ध्यान नहीं देते हैं और आँखों पर अनावश्यक रूप से भार डालते हैं तो निश्चित ही आँखों की रोशनी कम होती जाती है और हमें फिर नंबर से चश्मे लगाने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। जब हम, लेकिन ये चश्मा बच्चों एक उम्र दराज चश्मा है। एक उम्र के बाद तो हर व्यक्ति की आंखें कमज़ोर हो ही जाती हैं, लेकिन यदि बचपन में आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो इसका तात्पर्य है कि आपके खान पान में कमी है, अर्थात आप विटामिन ए की चीज़ें नहीं खाते हैं, आप गाजर नहीं खाते हैं, आप दूध नहीं पीते हैं, आप चुकंदर नहीं खाते हैं। जिनमें भी विटामिन ए होता है वो ज़्यादा चीज़ें खानी चाहिए। अब जो खान पान में जिसकी कमी है उसके चश्मा लगता है, या फिर जो गैर जिम्मेदार होते हैं अर्थात दिन के उजाले में तेज प्रकाश में नहीं पड़ते हैं और रात को हल्की रोशनी में टेबल लैंप के आगे पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों की आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं। ये आपके लिए एक संदेश भी है कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें और किसी भी कीमत पे जब पढ़ें तो तेज उजाले में पढ़ें, हल्की रोशनी में ना पढ़ें, अन्यथा आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। अब लेखिका जो है उसने आँख पर चश्मा लगा लिया ताकि उसे दूर तक का दिखाई दे जाए। यह नहीं कि लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब यहाँ ये जो बात कही गई है बच्चों, ये ज़रा ध्यान से देखिए। ये उसके चचेरे भाई ने उस पर कुछ पंक्तियाँ कही हैं। अब जैसे कि हम किसी भी ऐसे अजीबोगरीब व्यक्ति को देखते हैं, यद्यपि हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, हर व्यक्ति की शरीर की नेचर भी अलग होती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी बातों का ध्यान रख के, कुछ खान पान का ध्यान रख के हम ये बात अवश्य कर सकते हैं कि हम अपने शरीर की प्रकृति को उस हिसाब से बदल लें जैसे कि वातावरण में होना चाहिए। तो यहाँ लेखिका की आंख पर चश्मा लगा, यद्यपि ये उसकी गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति के कारण था, क्योंकि वो हल्के उजाले में पढ़ती थी और दिन के उजाले में नहीं पढ़ती थी। तो आंख पर लगे चश्मे को देखकर उनको हर छोटे बड़े व्यक्ति घर में नसीहतें दिया करते थे, यानी उपाय बताते थे कि उन्हें कैसे अपने जीवन काल में अब इस चश्मे को उतार देना चाहिए, कि उन्हें दूध पीना चाहिए, उन्हें निश्चित ही चश्मे को लगा कर रखना चाहिए और इस प्रकार का खान पान होना चाहिए कि चश्मा जल्द से जल्द उतर जाए। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब ये जो पंक्तियाँ आप पढ़ रहे हैं बच्चों, ये कृष्णा सोबती के लिए उनके चचेरे भाई द्वारा बनाई गई पंक्तियाँ हैं। उनके चचेरे भाई ने जो पंक्तियाँ उनके लिए
एक व्यंग के रूप में बनाई थी, उनका मजाक करते हुए। बच्चों, लेकिन बचपन में किया गया मजाक कभी व्यंग का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि उस समय के बच्चे व्यंग ना जानते हुए केवल मजाक ही समझते हैं। यद्यपि उस मजाक में किसी प्रकार से उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि सामने वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचनी चाहिए। वो ये बात केवल इसलिए कहते हैं जिससे कि उन्हें हंसने का, मुस्कुराने का, अट्टहास करने का एक मौका प्राप्त हो जाए। तो सूरत का मतलब यहाँ है शक्ल से। तो चचेरे भाई ने उनका मजाक बनाते हुए किस प्रकार कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कि वहाँ उसका भाई मजाक बनाते हुए क्या कहता है कि चश्मा लगाकर तो आप ऐसे बन रहे हैं कि आपको दूर दूर का दिखाई दे जाए, लेकिन ये इस लड़की को पता नहीं है कि इसकी सूरत लंगूर यानी बंदर जैसी हो गई है। अब लंगूर किसे कहा जाता है बच्चों? काले मुंह के बंदर को। सूरत का मतलब है चेहरा या शक्ल। और लंगूर शब्द का मतलब है बच्चों काले मुंह का बंदर। अब भाई है, कुछ भी बोल सकता है। हम भी घर में 4 भाई बहन होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, बोलते हैं, किसी भी प्रकार से विवाद करते हैं, लेकिन फिर रात को सोने से पहले सारी बात वहीं ख़त्म करके एक साथ प्रेम के साथ सो जाते हैं। बचपन ऐसा ही होता है बच्चों, क्योंकि उस बचपन में किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। बस हंसना, मुस्कुराना, अट्टहास करना, यही भाव होते हैं और इसीलिए बचपन में मजाक किए जाते हैं। मैं सीझी कि मुझ पर क्यों ये दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। मतलब ये जो शेर व शायरी उसके चचेरे भाई ने उस पर की थी, वो इस बात को समझने लगी कि ये बात मुझे क्यों कही जा रही है, लेकिन आखिरकार उसने सोचा कि शेर कुछ बुरा भी नहीं है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब कोई व्यक्ति हमें कहकर जाता है और हमें लगता है कि उसने हमारे चेहरे पर कुछ फप्तियाँ यानी कुछ व्यंग कसे हैं, तो यद्यपि बच्चों हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा लगता है लेकिन मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति का चेहरा अपने हाथ में कलम उठाकर बनाया है। यदि हम उसकी शक्ल की बुराई करते हैं या कहीं हम उसके रंग रूप की मजाक उड़ाते हैं, तो ये बात निश्चित है कि आप उस बनाने वाले का मजाक बना रहे हैं। तो हमें जीवन में ये सारी घटनाएं बच्चों कहीं ना कहीं कोई संदेश देती हैं, और ये संदेश यही है कि हमें जीवन में कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो ईश्वर जिसने हर किसी की रचना अपने हाथ की कलम से की है, अपने हाथ की जो उसकी चित्रकारी का ब्रश है उससे की है, तो हम और आप कोई नहीं होते उसकी चित्रकारी का मजाक बनाने वाले। जब वह चाय पीकर चले गए तो लेखिका के मन में एक विस्मय चल रहा था और उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका मजाक बनाया गया है। इसलिए उस मजाक से विचलित होती हुई उसे ऐसा लगा कि उसे स्वयं को भी देखना चाहिए कि ये जो बात उसके लिए कही गई है वो सत्य है या नहीं है। और ऐसा जानने की दृष्टि से ही वह अपने कमरे में गई और आईना यानी कि शीशा, जिसे आप दर्पण कहते हैं, आईने के सामने वो खड़ी हो गई। तो आईने का मतलब है दर्पण से। आईने के सामने का मतलब है दर्पण के सामने। तो यहाँ दर्पण के लिए है बच्चों, आप इसे क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं शीशे के सामने। तो शीशे की जगह ये दर्पण शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि शीशा तो हर कांच की चीज़ के लिए यूज़ में होता है।
कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, ऐनक यानी चश्मा, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मतलब वो अपने आप में सोच रही है, क्या वास्तव में मेरी लंगूर जैसी सूरत हो गई है। कभी नहीं कहती है तो कभी हाँ कहती है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा लगा और कुछ मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। बच्चों, जहाँ शिमला की बात हुई है, शिमला में टोप पहनने का, टोपियाँ पहनने का बड़ा अच्छा चलन है। वहाँ आज भी लोग टोपियाँ पहनते हैं, बड़ी रंग बिरंगी टोपियाँ वहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती हैं। लोग वहाँ से आते हैं तो टोपियाँ लेकर भी आते हैं। तो ये लेखिका बता रही हैं कि उन्होंने भी चश्मे के साथ टोपी भी अपने सर पर धारण कर ली। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मेरे सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहाँ तो वो दुपट्टों को ओढ़ना अर्थात चुन्नी को सर पे लगा लेना, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और कहाँ उन्हीं पर सुंदर सुंदर टोपियों को लगा लेना। तो बच्चों, ये बचपन की कहानी आपको क्या संदेश देती है, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई संदेश है। तो यहाँ जो हमने आज कहानी पढ़ी, उस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि बचपन जो है, बचपन अविस्मरणीय है। बचपन अविस्मरणीय है। तो बचपन को हम भूल नहीं सकते। दूसरा इसमें जो संदेश है कि हमें कभी भी किसी की सूरत का उपहास नहीं करना चाहिए। सूरत का उपहास ना करें। भगवान ने जिसको जैसी सूरत प्रदान की है उसका उपहास नहीं करना है। दूसरा इसमें संदेश है कि जीवन में जो जो परिवर्तन समय के साथ होने हैं उन्हें हमें यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चाल है जिसके अनुरूप यदि हम अपने आप को नहीं बदल पाते हैं तो समय के दौर में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों, यद्यपि ये बहुत पुरानी यानी 19वीं शताब्दी की, आप 20वीं शताब्दी के हैं, तो 19वीं शताब्दी की ये बचपन की कहानी आपके आज की यादों से कहीं हटकर है, लेकिन फिर भी बचपन तो बचपन होता है। आज किसी भी युवा से या किसी भी बुजुर्ग से पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा कि जीवन का सबसे अच्छा पहर बचपन ही होता है। तो बचपन की इन सुंदर यादों के साथ आपको याद रखना है कि ईश्वर की बनाई कृति का आप कहीं भी विरोध ना करें, उपहास ना करें, और जीवन में ये याद रखें कि बचपन को सहजता से सदैव याद रखना है, क्योंकि द्वेष, कलह और किसी प्रकार का ईर्ष्या का भाव, कैसे भी मनोविकार उस समय व्यक्ति के मन में नहीं होते हैं। तो बच्चों, आज के जो गृह कार्य के प्रश्न हैं उन्हें नोट कीजिए कि लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका का उपहास किस प्रकार किया। लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका का उपहास किस प्रकार किया। तो उन्होंने जो पंक्तियां कही हैं वो आपको लिखनी है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये पंक्तियां लिखकर आपको बतानी है कि इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने लेखिका का मजाक बनाया। अब आपको इसमें दूसरा गृह कार्य का प्रश्न लिखना है कि डॉक्टर साहब ने लेखिका को क्या आश्वासन दिया था। डॉक्टर साहब ने लेखिका को क्या आश्वासन दिया था। तो डॉक्टर साहब ने लेखिका को आश्वासन दिया था कि यदि वो नियमित रूप से दूध पिएंगी और अपना चश्मा लगाए रहेंगी तो नित्य इस
प्रकार से दूध पीने से और चश्मे को लगाए रहने से उनका चश्मा शीघ्र ही उतर जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से आज की ये कहानी पूर्ण हुई। किताब के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो अगले लेक्चर में हम पूरे करेंगे। धन्यवाद।